नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। राजस्थान हाई कोर्ट में बागियों की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई। हरीश साल्वे की दलील, सदन के बाहर लागू नहीं होता व्हिप। सिंह भी बोले, खारिज हो बागियों की याचिका। सचिन पायलट पर बरसे सीएम गहलोत, सब कुछ दिया फिर भी मिला धोखा। सरकार गिराने की साजिश में मिल रही है कॉरपोरेट घरानों की मदद। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी 2 चिट्ठी, कल कारखानों को 30% रियायत देने की मांग। बीजेपी का बयान, हर बात पर पीएम को चिट्ठी लिखना सही नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा अपनी छवि बचाने के लिए चीन के दबाव में आ गए हैं प्रधानमंत्री। भारत की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं चीनी सैनिक। और तेलुगु कवि वरवरा राव की हालत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को दाखिल करना होगा जवाब। नानावटी हॉस्पिटल में चल रहा है वरवरा राव का इलाज। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार सुबह 10:30 बजे होगी। दरअसल सचिन पायलट और 18 विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। सोमवार को दोनों तरफ से जोरदार दलीलें पेश की गई। सचिन और उनके गुट के विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी है कि व्हिप सदन के बाहर लागू नहीं होता, लिहाजा बागी विधायक नोटिस का जवाब नहीं देंगे। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि अब इस मामले में क्या करना है, हाईकोर्ट ही फैसला सुनाए। उधर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की और कहा कि याचिका अपरिपक्व है। उन्होंने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का फैसला लिया जाना अभी बाकी है। देखिए, हमारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर ले ली गई और उनको कहा जवाब दीजिए, और कल वो पहले तो रोहतगी की बहस सुनेंगे। रोहतगी साहब की बहस सुनने के बाद में फिर हमारी बहस पूरी सुनी जाएगी। टाल नहीं दिया गया समय, क्योंकि आज कोर्ट 10:30 की जगह 10 बजे बैठी, 4:30 के बाद भी कोर्ट बैठी है, 5 बजे के बाद, तो समय पूरे दिन कोर्ट ने सुनवाई करी है, लेकिन अभी भी तर्क पूरे नहीं हुए, इसलिए सुनवाई को कल के लिए रखा गया है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में राजनीतिकरण लगातार तेज होता जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब हुए तो सचिन पायलट और बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को कॉरपोरेट घरानों का संग मिल रहा है और ये बात इस बात से साबित होती है क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी पैरवी हरीश साल्वे जैसे वकील कर रहे हैं। उनकी एक बार की फीस लाखों में होती है। गहलोत के निशाने पर बीजेपी भी रही। गहलोत ने कहा कि देश में आज गुंडागर्दी चल रही है, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होगी। रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि एक पीसीजी पहले खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया तीसरे सामने। दिक्कत तो नहीं है, लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं। 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है। ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा, चुनाव के लिए भी। राजस्थान में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम चौधरी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के विधायक ना तो बीजेपी के साथ है और ना कांग्रेस के साथ, वो तो जनता के साथ है। इस मौके पर उनकी पार्टी के विधायक गिरधारी लाल महिया भी मौजूद थे। हालांकि जब उनसे ये सीधा सवाल पूछा गया कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो क्या आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे, इसके जवाब में कॉमरेड अमराराम और विधायक गिरधारी लाल माहिया दोनों ने यही कहा कि ये बात की बात है, इस बारे में पार्टी जो निर्णय लेगी वही हमें मान्य होगा। न अशोक गहलोत के साथ है, न भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ हैं। जिनकी समस्याएं हैं उनके लिए हम लड़ते हैं। न भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और न भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं जब कांग्रेस आती है।
राजस्थान में ऑडियो क्लिप मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। शेखावत ने एसओजी की टीम को वापस लौटा दिया और पूछा कि जिस ऑडियो टेप में उनकी आवाज का दावा किया जा रहा है वो किसके कहने पर रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में सियासी लड़ाई के बीच जांच एजेंसियों को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार में टकराव के हालात बन गए हैं। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई किसी भी जांच को आगे नहीं बढ़ा सकेगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में मुझे और मेरे पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग आ गया हूं कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं उसका किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से लेना देना है। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब बहुत हो गया है, मेरे वकील जल्द ही भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह हैरानी की बात है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा क्यों किया गया जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी जेल में है। उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उमर अब्दुल्ला और सचिन पायलट के बीच रिश्तेदारी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की शादी उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर और पावर कम्युनिकेशन प्रणाली लगाने का प्रोजेक्ट चीन की एक सरकारी कंपनी को दे दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक इस मामले की भनक लगने के बाद अब जम्मू बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मामले की जांच का आदेश दिया है। चीन की जिस सरकारी कंपनी को रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन लगाने का ठेका दिया गया है उसका नाम है डोंगफैक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये ठेका केंद्र सरकार की एजेंसी REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने दिया है। ये परियोजना प्रधानमंत्री विकास प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू की गई थी। अखबार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली लॉर्सन एंड ट्रूबो समेत अन्य कंपनियों ने आरोप लगाया है कि चीन की जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसने बोली में हिस्सा तक नहीं लिया था। L&T ने 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर के बिजली वितरण विभाग और सचिवालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि इस नाजुक समय में चीन की सरकारी कंपनी को एक संवेदनशील परियोजना की जिम्मेदारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। यह आरोप तो बेहद गंभीर है कि चीनी कंपनी बोली में शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि चीनी कंपनी को ठेका कैसे और क्यों दे दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर फिर सवाल उठाए हैं। अपने दूसरे वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि ये साधारण सीमा विवाद नहीं है, मेरी चिंता है कि चीन आज हमारे इलाके में बैठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी प्रधानमंत्री को उनकी मजबूत नेता की छवि में फंसाना चाहते हैं। अगर चीनियों को ऐसा करने का मौका दिया तो भारत के प्रधानमंत्री इस देश के लिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से चीन को आक्रामक होने का मौका मिला। आज जारी अपने दूसरे वीडियो ब्लॉग में राहुल गांधी ने चीन की सामरिक रणनीति को लेकर कहा कि चीन बगैर रणनीति के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में दुनिया का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से दुनिया को आकार दे रहा है। उसी तरह ग्वादर बेल्ट एंड रोड्स आते हैं। दरअसल ये संचार की पुनर्रचना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आपको ये समझना होगा कि वो किस स्तर पर सोच रहा है। सामरिक स्तर पर देखें तो वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, चाहे गलवान हो, डेमचोक हो या फिर पिंगोक्सो झील। उनका स्पष्ट इरादा है मजबूत स्थिति में जाना। हमारे हाईवे से वो परेशान है, वो हमारा हाईवे बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वो बड़े स्तर पर कुछ सोच रहा है तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर में कुछ कर सकते हैं। It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking.
Now, at the tactical level, they are trying to improve their position, whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake. The idea is to position themselves. They are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India. And they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say, absolutely not, I'm the Prime Minister of India, I do not care about my image, I'm going to take you on? Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2426 कंपनियों ने लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार दोषियों को सजा देने के लिए इसकी जांच कराएगी। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि 2426 कंपनियों ने लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। क्या ये सरकार इस लूट की तहकीकात करके दोषियों को सजा देगी? आगे उन्होंने कहा कि या इन्हें भी नीरव और ललित मोदी जैसे फरार होने देगी। दरअसल राहुल गांधी का हमला उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी AIBEI ने 2426 ऐसे खातों की सूची जारी की है जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने यानी विलफुल डिफॉल्टर्स वाली श्रेणी में हैं और इनमें बैंकों का 1,47,350 करोड़ रुपए बकाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में किंगफिशर एयरलाइंस, गीतांजलि जेम्स, नक्षत्र ब्रांड और विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी जैसे कई बड़े डिफॉल्टर्स हैं। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड पर पंजाब नेशनल बैंक का 4,644 करोड़ रुपए का बकाया है। उसी तरह से ABG शिपयार्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1,875 करोड़ रुपए का बकाया था जिसे राइट ऑफ कर दिया गया है। वहीं री एग्रो लिमिटेड पर यूको बैंक का 1,745 करोड़ रुपए का बकाया था जिसमें से 845 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों पर कुल 6,07,609 करोड़ रुपए अलग अलग सरकारी बैंकों का बकाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
राम जन्मभूमि के पास पुरातत्व विभाग की खुदाई में निकली मूर्तियों और कलाकृतियों को संरक्षित करने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले 2 याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बेकार याचिकाएं दायर नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जनहित के नाम पर ऐसी बेकार याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं। आप दंड के भागी हैं, इसलिए कोर्ट आप पर जुर्माना लगा रही है ताकि ऐसी गलती दोबारा ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 जजों की संविधान पीठ पहले ही अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला दे चुकी है, फिर ऐसी याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है। ये कोर्ट के फैसले को धता बताने की कोशिश है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गुना में दलित परिवार पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की जांच को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मामले की पूरी जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर उसके राजनीतिकरण पर भी अफसोस जाहिर किया। दिग्विजय सिंह ने पीठों के शंकराचार्यों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। भाजपा सरकार दबंगों के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा अन्याय कर रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि पुलिस एवं राजस्व की विधायी अधिकारियों पर तत्काल मुकदमा कायम किया जाकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम निम्न मांग करते हैं, दोषी पुलिस राजस्व अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए, पीड़ित परिवार का कर्जा माफ किया जाए, राजू अहिरवार व परिवार को अविलंब आर्थिक सहयोग 5 लाख रुपए दिए जाए, दंपति पर झूठी FIR हुई उसे तत्काल हटाई जाए, परिवार का पूरा इलाज सरकारी खर्चे पर किया जाए। कोर्ट का फैसला आ गया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इन्होंने देश के जो धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। उधर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में बढ़ाए गए OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार ने सरकारी नौकरी में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वहीं इस मुद्दे पर सूबे की सियासत भी गर्मा सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही पूर्व CM कमलनाथ ने CM शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस मामले में मजबूती से पक्ष रखने की मांग की थी, जिससे आरक्षण बना रहे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में अनूठी है। इस योजना के पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस योजना के तहत 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी होगी। गांव में गौठान समिति इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शहरी क्षेत्र में काउंटर के माध्यम से गोबर की खरीदी होगी। 15 दिन के भीतर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना के लागू होने से सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलेगी। वहीं खेती के काम में मवेशियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा। साथ ही गाय के गोबर से बनने वाली खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कृषि कार्यों में होगा। छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस। ये गोधन न्याय योजना जिसमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी। गोबर खरीदे से बहुआयामी हमारे कार्य होही। एक काम करे से बहुत बात सधी और ओकर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली। छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है, जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है, यदि 4 ठक भी गरवा है तो कर 1500 से 2000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सकते।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की चिट्ठी से राज्य में एक बार फिर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को 2 अलग-अलग चिट्ठियां लिखी है। एक चिट्ठी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खदानों से निकलने वाले आयरन को बस्तर के स्थानीय कल कारखानों को 30% रियायतों पर देने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरे पत्र में उन्होंने कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 वापस लेने का अनुरोध किया है। सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन बीजेपी पर इसको ऐतराज हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि बात-बात पर पीएम को चिट्ठी लिखना सही नहीं है। सवाल ये है जो केवल डीएमएफ की मुद्दा नहीं है, जो डीएमएफ के पैसा से क्या होगा नहीं होगा वो रॉयल्टी अलग बात है, लेकिन सवाल ये है जो रियायत देना बहुत आवश्यक है। तभी जो क्षेत्र से हम पूरी संसाधन ले रहे हैं उस क्षेत्र में विकास में वो मदद मिलेगा, वहाँ का लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ का पर्यावरण को पुनर्जन्म करने की एक कोशिश होगी। सीएमडीसी को भी छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉरपोरेशन को भी लोहे की खदानें मिली हुई हैं और हर बात पे केंद्र सरकार को पत्र लिखना, तो छत्तीसगढ़ की सरकार सीएमडीसी अपने माइंस को शुरू करे और उससे यहाँ के उद्योगों को कम रेट पर लोहा उपलब्ध कराए, इसमें कौन रोक रहा है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। भीमा कोरेगांव हिंसा में जेल में बंद तेलुगु कवि वरवरा राव पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। वरवरा राव कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई बुद्धिजीवी वरवरा राव की रिहाई के लिए मुहिम चला रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली सरकार के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाली 40 से अधिक नर्सों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अचानक खत्म किए जाने का विरोध किया। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर काम करने वाली महिला नर्सों के मुताबिक अधिकारियों ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। प्रदर्शन कर रही महिला नर्सों का कहना है कि कोरोना काल में हमने कड़ी मेहनत की, इसलिए हम दोबारा अपनी नौकरी चाहते हैं। बता दें कि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है, इसलिए लोगों का कहना है कि आम आदमी की दुहाई देने वाली सरकार अब आम आदमियों का ही खून चूसने का काम कर रही है। केजरीवाल से ये अपील है, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ और आपकी कहाँ की स्वास्थ्य नीति है जो आप लोग अपने भाषणों में, अपने टीवी चैनलों में बोलते होगे ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको हम सम्मान देते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि हम बेरोजगार खड़े हैं, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम जब भी पहले जाते हैं हमें भगा दिया जाता है कि जाओ, तुम कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। देश में विकसित 5G नेटवर्क लाने का ऐलान करने के 2 दिन बाद ही रिलायंस जियो ने केंद्र सरकार से परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देने की मांग की है। जियो ने दूरसंचार विभाग के कुछ महानगरों में अपने नए नेटवर्क के परीक्षण के लिए 26 और 24 गीगाहर्ट्ज बैंड पर 800 मेगाहर्ट्ज और 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मांगा है। परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास अपनी 5G तकनीक है, जिसे वो दुनिया को बेच भी सकता है।
मुंबई में खुले गटर चैम्बर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। बरसात में इन चैम्बर में गिरने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि उसने लोगों को चेताने के लिए पोस्टर लगाए हैं और कहा है कि तेज बारिश में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसके लिए लोग खुद जिम्मेदार होंगे। महानगर पालिका ने सुबह यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ था, क्या इस पर लिखा हुआ है कि अगर नाला भर गया या इस पर कोई गिर गया तो जवाबदारी महानगर पालिका की नहीं, ये जवाबदारी पूरी तरह से महानगर पालिका की है। ये पोस्टर लगाने की जगह पे वो अपना काम बखूबी करे और वहाँ पे जो हमारी जनता है, आप नागरिक हैं, उनको ऐसा वो कर देवे कि वैसी घटना घटे ही नहीं। उनका कहना है कि हमने ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया हुआ ताकि लोगों को मालूम पड़े यहाँ पे नाला है, ताकि और लोग गिरे ना इसके अंदर। लेकिन मुझे लगता है जल्द से जल्द बीएमसी को संज्ञान लेकर इधर बैरिकेडिंग लगा के बैनर निकाल देना चाहिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बादल फटने से आधा दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। गोरी नदी के तेज बहाव में मकान बह गए। मटकोट गांव में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पड़ोस के टागा गांव और गेला गांव में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पानी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। 8 लोग गायब बताए जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी लोगों को मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ेगा। उधर बिहार में बारिश ने हर साल की तरह इस साल भी सरकार और प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी है। सरकार के खोखले दावों को मुंह चिढ़ाती जो तस्वीरें बिहार की राजधानी से आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। जहां थोड़ी सी बारिश ने ही सड़कों को तालाब में बदल दिया है। लोगों के घर स्विमिंग पूल बन गए हैं। घरों का सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है। ये बारिश बिहार चुनाव में सरकार के किए धरे पर पानी फेरने के लिए काफी लग रही है। राजधानी पटना का अगर ये हाल है तो बाकी छोटे जिलों और गांवों के क्या हाल होंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं। उधर मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस आ गया। वहीं बाढ़ से हालात बिगड़ते देख अब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। माल मवेशी के साथ लोग तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। तकरीबन 1 दर्जन गांव में बाढ़ के पानी ने तो कोहराम मचाया हुआ है। वहीं घरों के अंदर पानी आने की वजह से लोग रात में भी नहीं सो पा रहे। मुजफ्फरपुर की ही तरह बिहार के कई और इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। उधर असम में बाढ़ काल बनकर लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है, लेकिन कुदरत की मार के आगे सरकार से लेकर प्रशासन तक सब बेबस है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र का बड़ा जलस्तर और तटबंधों की कटान से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सिवाय प्रार्थना के लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।